घातक भेड़िया यानी डायर वुल्फ, हम सब ने मतलब कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना है या तस्वीरें देखी हैं। बड़े से डरावने भेड़िए जैसे दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो असल में भेड़िए थे ही नहीं। ये बहुत थोड़ी चौंकाने वाली है ना। हाँ, तो आज हम इसी विलुप्त शिकारी की कहानी में एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हाल की खोजों ने इनकी पहचान को कैसे मतलब बिल्कुल बदल दिया है। और ये जानकारी घातक भेड़िया विलुप्त शिकारी नाम के स्रोत से ली गई है। अच्छा। और ये वाकई मतलब हैरान करने वाली बात है। सालों तक तो यही माना जाता था कि ये ग्रे वुल्फ के ही कोई बड़े रिश्तेदार हैं। हाँ बिल्कुल, साइज में बड़े थे। लेकिन डीएनए सबूत वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने लाए हैं। पता चलता है कि ये आधुनिक भेड़ियों के बजाय अफ्रीकी गीदड़, जिन्हें जैकल्स कहते हैं, उनके वंश के ज्यादा नजदीक थे। गीदड़, सच में ये तो मतलब पूरी सोच ही बदल देता है। तो चलिए फिर इनकी असल पहचान से ही शुरू करते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एनोकायोन्डिरिस। एनोकायोन्डिरिस। हाँ, इसका मतलब है भयानक कुत्ता और अशुभ। नाम तो जबरदस्त है। नाम तो इनके डील डॉल से बिल्कुल मेल खाता होगा। साइज कैसा था इनका? बहुत बड़ा। सोचिए, आज का जो सबसे बड़ा ग्रे वुल्फ है ना, हाँ। उससे भी करीब 25% ज्यादा भारी। वजन कोई 200 पाउंड तक। बाप रे, 200 पाउंड? हाँ, और कंधे तक ऊंचाई वो भी करीब 3 फुट से ज्यादा, 39 इंच। काफी ऊंचे थे। हाँ। और ये धरती पर कब थे, मतलब टाइम पीरियड? ये लेट प्लाइस्टोसीन और अर्ली होलोसीन युग में थे। हाँ। मतलब करीब 1,25,000 साल पहले से लेके लगभग 9,500 साल पहले तक। अच्छा। और ये जो डीएनए वाली बात आपने कही, उसे इनका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण वो कैसे बदला? पहले तो ये कैनस जीनस में थे, है ना? भेड़ियों और कुत्तों वाले ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, पहले यही मानते थे। लेकिन डीएनए ने दिखाया कि ये एक बिल्कुल अलग वंश एवनायन से थे। बिल्कुल अलग। एवनायन। हाँ। और जो ये ग्रे वुल्फ से इतने मिलते जुलते दिखते थे, वो शायद कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा था। अच्छा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब कि जब अलग अलग वंश के जीव बिल्कुल अलग खानदान के एक जैसे माहौल में रहते हैं, एक जैसी जिंदगी जीते हैं, तो उनमें अक्सर एक जैसी शारीरिक बनावट आ जाती है। दिखने में एक जैसे लगने लगते हैं। समझ गया, जरूरत के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। भले ही उनके पूर्वज बहुत दूर के हों। और इनकी 2 उप प्रजातियां भी थी। एक थोड़ी छोटी पश्चिमी अमेरिका में मिलती थी और एक बड़ी वाली पूर्वी अमेरिका में। तो अगर ये भेड़ियों से इतने अलग थे तो इनका विकास कहाँ और कैसे हुआ? क्या ये कहीं बाहर से आए थे उत्तरी अमेरिका में? पहले कुछ ऐसा ही सोचा जाता था, लेकिन अब जो सबूत है वो बताते हैं कि इनका विकास उत्तरी अमेरिका में ही हुआ था। यहीं पर? हाँ, यहीं। करीब 50 लाख साल पुराने एक मांसाहारी वंश से। ये यूरेशिया से आए भेड़ियों से नहीं निकले थे। अच्छा। और इनके जीवाश्म कहाँ मिले हैं? इनके जीवाश्म तो पूरे उत्तरी अमेरिका में मिले हैं। और सिर्फ वही नहीं, दक्षिण अमेरिका में भी, जैसे वेनेजुएला, पेरू, बोलिविया। दक्षिण अमेरिका तक? हाँ। और जो सबसे ताज़ा और दिलचस्प बात है वो ये कि हाल ही में चीन में भी इनके अवशेष मिले हैं। चीन में? तो इसका क्या मतलब हुआ? इससे लगता है कि शायद ये उत्तरी अमेरिका से एशिया की तरफ गए थे, न कि एशिया से अमेरिका आए थे। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। और लॉस एंजलिस की लाब्रे टॉर्पिड्स, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, लाब्रे टार्पिड्स, वो तो एक खजाना है। वहाँ हजारों की संख्या में इनके जीवाश्म मिले हैं। हजारों। अकेले इनके या और भी जानवरों के साथ? नहीं, अक्सर कृपाण दांतेदार बाघों मतलब सेबर टूथ टाइगर्स के साथ मिले हैं। वो जगह इनके जीवन को समझने के लिए अद्भुत है। तो ये रहते कैसे माहौल में थे? जंगल, मैदान? जीवाश्म बताते हैं कि ये काफी अडेप्टेबल थे। मतलब अलग अलग माहौल में रह लेते थे। मैदानी इलाके, घास के मैदान, तटीय जंगल, यहाँ तक कि गर्म और नमी वाली जगह और सूखे सवाना में भी पाए जाते थे। काफी फैला हुआ था इनका इलाका। अब आते हैं इनके खाने पर। जाहिर है इतने बड़े शिकारी थे तो शिकार भी बड़ा ही करते होंगे। इन्हें हाइपर कार्निवोर कहा गया है। इसका क्या मतलब है? हाइपर कार्निवोर मतलब ऐसे शिकारी जिनके खाने का कम से कम 70% हिस्सा मांस होता था। मतलब ये लगभग पूरी तरह से मांसाहारी थे। तो क्या खाते थे? इनकी डाइट में बड़े जानवर शामिल थे, जैसे घोड़े, हिरन, वो बड़े वाले स्लॉथ होते थे ना, जाइंट स्लॉथ्स, वो मास्टरडॉन, ऊनी गैंडे, बाइसन, ऊंट, ये सब इनके शिकार थे। बाप रे, मास्टरोन और ऊनी गैंडे,
ये तो बहुत बड़े जानवर थे। हाँ, और इनकी काटने की ताकत भी जबरदस्त थी। आज के ग्रे वुल्फ से करीब 29% ज्यादा। 28% ज्यादा। हाँ, और इनके दांत सिर्फ मांस फाड़ने के लिए नहीं थे, वो हड्डियां तोड़ने और उनके अंदर का पोषक मज्जा मतलब बोन मैरो निकालने के लिए भी बने थे। अच्छा, मतलब हड्डी भी खा जाते थे ये। बिल्कुल। अंदाजा है कि ये अपने वजन से 6 गुना भारी शिकार भी गिरा सकते थे। 6 गुना। अकेले या झुंड में? ये लाब्रिया टारपेट्स में इतने सारे जीवाश्म एक साथ मिलने का क्या मतलब है? हाँ, यही अनुमान लगाया जाता है कि ये शायद झुंड में शिकार करते थे। अच्छा। एक ही जगह पर इतने सारे अवशेष मिलना, खासकर शिकार के आसपास फंसे हुए मिलना, ये इस बात का पुख्ता संकेत देता है कि ये शायद झुंड में रहते और मिलकर शिकार करते थे। इससे बड़े शिकार को गिराना आसान होता होगा। सही बात है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, इतने ताकतवर, इतने सफल शिकारी, झुंड में रहने वाले, फिर ये विलुप्त क्यों हो गए? खाद्य श्रृंखला में तो ये सबसे ऊपर थे, एपेक्स प्रेडेटर थे। हाँ, ये एपेक्स प्रेडेटर थे, इनके कोई प्राकृतिक शिकारी तो नहीं थे, लेकिन इन्हें 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या थी वो? एक तो दूसरे बड़े मांसाहारी, जैसे वो कृपाण, दांतेदार बाघ, उनसे भोजन के लिए सीधी टक्कर थी। हाँ, कंपटीशन। बिल्कुल। और दूसरा, बाद में इंसानों का आना। हाँ। इंसान भी तो बड़े जानवरों के शिकारी थे, तो उनसे भी कंपटीशन बढ़ा। और शायद इनके शिकार मतलब जो बड़े जानवर ये खाते थे वो कम होने लगे थे। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। जीवाश्मों में एक पैटर्न दिखता है, खासकर 15,000 से 12,000 साल पहले के जो इनके दांत मिले हैं ना, हाँ। उनमें टूटे हुए दांतों की संख्या बढ़ जाते हैं। टूटे हुए दांत क्यों? ये शायद इस बात का इशारा है कि भोजन की कमी हो रही थी और पेट भरने के लिए उन्हें हड्डियों को ज्यादा चबाना पड़ रहा था, उन्हें तोड़ना पड़ रहा था। ओ, मतलब मजबूरी में। हाँ, और आखिरकार लगभग 9,500 साल पहले वो जो क्वाटरनरी एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था, हाँ। जिसमें बहुत सारे बड़े जानवर खत्म हो गए थे, बिल्कुल उसी दौरान ये घातक भेड़िए भी विलुप्त हो गए। मुख्य कारण यही था, जलवायु परिवर्तन और शायद इंसानी शिकार की वजह से बड़े शाकाहारी जानवर खत्म होते गए और उनके साथ ये शिकारी भी चले गए। तो ये कहानी सिर्फ एक बड़े भेड़िए की नहीं है, ये तो एक बिल्कुल अनोखे शिकारी वंश की कहानी है जो यहीं उत्तरी अमेरिका में पनपा और फिर पर्यावरण और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दबाव में खत्म हो गया। सही कहा। इनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि पर्यावरण में बदलाव और खाने के स्रोतों का कम होना, कितने भी ताकतवर शिकारी क्यों न हो, उनके अस्तित्व के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। लाब्रे टारपिट्स के जीवाश्म वो तो जैसे इसी संघर्ष की एक जीती जागती गवाही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत में ये भी जिक्र है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद उनके पास इतना डीएनए मटेरियल हो सकता है कि भविष्य में कभी इन्हें वापस जीवन में लाया जा सके। हाँ, ये डी एक्सटिंक्शन वाली बात। हाँ, जरा सोचिए, अगर ये विशाल भयानक शिकारी आज फिर से हमारे बीच घूम रहे होते हैं तो दुनिया कैसी दिखती है, एक अलग ही माहौल होता है ना।